आप सबका इस सेमिनार में हृदय से स्वागत करती हूँ। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर अपने आप में इतनी वृहद चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि हम उसे किसी एक अप्रोच या किसी एक एस्पेक्ट से देख ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें आई कि नहीं, ट्राइबल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी हमें उस पूरे कल्चर में हर एक ट्राइब की, हर एक समुदाय की, इवन ट्राइब के अंदर भी हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि हम कोई एक अप्रोच के साथ हम पूरे ट्राइबल कल्चर की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि हम एक होलिस्टिक व्यवस्था से उसे देखने का प्रयास करें। और इस सेशन को इस सेशन के लिए मैं हृदय से स्वागत करती हूं हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर अर्चना सिंह मैम का, हमारी स्पीकर डॉक्टर कंचन गुप्ता मैम का, प्रोफेसर पूनम सिंह मैम का और हमारे स्पीकर्स का। मैं आग्रह करती हूँ अर्चना सिंह मैम और पूनम सिंह मैम से कि वो आए और डायस पर विराजमान हो। इस कार्यक्रम की कड़ी में अब मैं आग्रह करती हूँ हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर अर्चना सिंह मैम का कि वो हमारी प्रोफेसर पूनम सिंह मैम का स्वागत करें। अर्चना सिंह मैम, मैम को अंगवस्त्र पहनाकर मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आग्रह करती हूँ सरिता मैम से कि वो अर्चना मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम, धन्यवाद अर्चना मैम। हमारी चेयरपर्सन हमारी अपनी अर्चना मैम को हम सब जानते हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी रही हैं और एक विद्यार्थी के रूप में मैंने इन्हें देखा है जब मैं यहाँ पढ़ती थी, और तब से लेके आज तक मैम की एनर्जी में और मैम जितनी सक्षमता से कार्य करती हैं उसे सीखने की इतनी आवश्यकता है हम लोगों को कि हम लोग हर दिन कुछ नई चीजें मैम से सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच अर्चना मैम, हम लोगों को इतना प्रोत्साहित करने के लिए। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर पूनम सिंह मैम का। प्रोफेसर पूनम सिंह मैम जी, प्रोफेसर पूनम सिंह मैम प्रेसिडेंट रही हैं और वाइस प्रेसिडेंट रही हैं भारतीय महिला दार्शनिक परिषद की। मैम प्रोफेसर, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी से रही हैं, और साथ ही वो फॉर्मर चेयर प्रोफेसर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चेयर पटना यूनिवर्सिटी
में के पद को मैम ने सुशोभित किया है। मैम साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फॉर्मर कोऑर्डिनेटर और साथ ही साथ जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी में मैम इस पद को मैम ने सुशोभित किया है। मैम का जो विशेष उनकी विशेष दक्षता इंडियन फिलॉसफी, अप्लाइड एथिक्स, स्पेशली मेडिकल एथिक्स, वर्कड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल फिलॉसफी पे रहा है। साथ ही साथ बहुत हर्ष है हमें ये बताते हुए मैम का एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, साथ ही सोशल वर्क, जहां पर उन्होंने एनएसएस यूनिट की कोऑर्डिनेटर रही हैं मैम, और मैम ने बहुत सारे सोशल वर्क के कार्य किए हैं। मैम के प्रमुख एकेडमिक वर्क जो है उनका पब्लिकेशन है इनकी बुक न्याय, और साथ ही कई रिसर्च पेपर मैम ने पब्लिश कराए हैं, और बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस मैम ने ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत सारी एकेडमिक बॉडीज में रह के मैम ने अपने कार्य को किया है, और साथ ही साथ पूरे एकेडमिक जगत को बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं दी हैं। मैम को कई अवार्ड मिले हैं, और साथ ही साथ मैम का नाम एकेडमिक जगत में बहुत विख्यात है। तो मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर पूनम सिंह मैम का, और आग्रह करती हूँ मैम से कि मैम हमारे सामने दो शब्द हमारे प्रतिभागियों को अपने दो शब्द से उनका प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। जी जी। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भावना के साथ सर्वप्रथम मैं बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में आकर सबसे पहले उनके श्री चरणों में उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करती हूँ, और साथ ही इस विश्वविद्यालय के इस प्रांगण के और इस सभागार के विश्वकर्मा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को नमन करते हुए आप सभी मंचस्थ और मंच से नीचे सभागार में बैठे सभी का अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। विशेष रूप से आज मैं इस सभा क्या कहूँ, यहाँ तो दो चार लोग बैठे हैं, तो आजकल का ये फैशन ही है कि फर्स्ट सेशन में तो भीड़ होती है, उसके बाद कुर्सियों को देखकर अपना वक्तव्य देना पड़ता है। मैं शुक्रगुजार हूँ आज जो इससे पूर्व जो सभा हुई इनॉग्रल फंक्शन, और उसमें उसके अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर सर यहाँ मौजूद हैं। तो सर मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ विराजमान हैं, और इस सेशन को चेयर करने वाले सर ही थे, लेकिन उनको किसी कार्यवश जाना है इसलिए वो चले जाएंगे, और यह कार्यभार उन्होंने आज मैडम अर्चना जी को दिया है। वो मैं आपको अभिवादन करती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ इस चेयर पर। आप सभी यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, आप में से कुछ आचार्यगण भी हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए आगत प्रतिभागी हैं,
अतिथिगण, शोधार्थी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसमें से बहुत सारे चेहरे मेरे जाने हुए हैं, मुझे बहुत स्नेह देते हैं, स्नेह से मिलते हैं, और उस स्नेहिल मुस्कान की जो शक्ति मिलती है मुझे, शायद वही यहाँ खींच ले आती है। मुझे मालूम था कि ये आभासीय भी होना है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, लेकिन ये मैंने बाद में देखा। एक तो मेरी वो गलती थी, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये तो रूबरू होने का एक मौका है, जो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को शेयर करने का हमें मौका दे रहा है। तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं इस सभागार में आकर कि आप लोगों के समक्ष अपनी दो बातें रखने का मौका मिला है, और मैं बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, और विशेष रूप से जय सिंह जी का, प्रोफेसर जय सिंह जी का, जिन्होंने इतनी आगत स्वागत हमारी की, इतनी देखभाल की, और उसमें दो बच्चे हमारे, सुबोध एंड फूल हसन जी, फूल जी, फूल के बाद आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, ही इज रियली अ फ्लावर, फूल है वो, व्यवहार से भी, विचार से भी, और इसलिए मैं उन बच्चों का भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही इस सभा को सफल बनाने में, खास करके यह जो आभासीय और वास्तविक और अवास्तविक, ये जो दोनों मेल घाल मेल है, जिसको जटाशंकर सर ने बड़े अच्छे से कहा कि ये छल विछल जो है ये चल रहा है, आभास के अंदर आभास है, प्रतिभास है। तो इस चीज को मानव सुलझा रहा है, एक तो ईश्वर का ही वो चलता है, और दूसरे मानव उसमें लगे हुए हैं। तो जो भी हमारे सहायक हैं यहाँ, तकनीकी सहायक, मैं उन सब का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ इस सभा के सफल संचालन के लिए। मित्रों, बातें बहुत हो चुकी हैं हमारे पहले सेशन में, और आगे भी होगी। आप जानते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, और बातों से बातें जब निकली हैं तो दूर तलक जाएंगी, और इन 3 दिनों में हम बहुत सारी कुछ चीजें उजागर कर लेंगे, कुछ धूल मिट्टी हमारे जहन से हट जाएगी, कुछ नई चीजें आएंगी। तो मैंने कहा कि बातों से बातें निकलती हैं। तो जो पहला सेशन था उसमें निखिलानंद स्वामी जी को मैं याद कर रही हूँ, और दूसरा जो मैं नाम याद कर रही हूँ वह हर्षा मेहता का, और तीसरा नाम भी याद करना आवश्यक है, और वह है डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी का। हाँ, आनंद मिश्रा जी ने बात करी, और सर को तो मैं अध्यक्षीय भाषण उनका था, मैं छोड़ रही हूँ अभी, बाद में उसका उल्लेख करूंगी। तो इन तीनों की बातें मैंने ध्यान से सुनी, और जब निखिलानंद स्वामी जी बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया 1977 उन्होंने भी उल्लेख किया उस ईयर का, एंड दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट एट रांची यूनिवर्सिटी। मेरी पढ़ाई लिखाई रांची यूनिवर्सिटी में हुई, झारखंड अब है, पहले वो बिहार का ही पार्ट था। और मुझे याद है कि हमारे जो हेड हुआ करते थे, विभाग के अध्यक्ष, वह हम सभी को लेकर हफ्ते में एक दिन या हर एक 15 दिन पर एक दिन, फोर्टनाइटली, वे हमें ले जाते थे आश्रम में, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम में। और वहां पर ये जो अभी जितनी बातें इन्होंने बताई कि इन्होंने इतना काम किया आदिवासियों के लिए, उन सब से मैं रूबरू होती रही हूँ, मैंने देखा है, खुद से देखा है, इनके काम को देखा है। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि हर्षा मेहता ने बड़े विस्तार से वो सारी बातें बतलाई जो उन्होंने
हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, ट्राइबल्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना कुछ किया है, उसमें शिक्षा भी है, आर्थिक क्षेत्र भी है, बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक उत्थान भी है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं रहने दूं। हाँ, सुबोध मिश्रा की बात को भी मैं याद कर रही हूँ। उन्होंने बीच में फ्रीडम फाइटर्स का भी नाम लिया, मैंने उसमें जोड़ दिया फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने नाम लिया बिरसा मुंडा का। तो मुझे बहुत सारी यादें जहन में आ गई और उनसे मैं जोड़ने लगी इस शब्द को। साथ ही एक और बात मुझे याद आ गई। मेरे एक गुरु हैं, सर अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, डॉक्टर रामजी सिंह जी, प्रोफेसर रामजी सिंह जी। और वे बराबर कुछ न कुछ वेदों से, उपनिषदों से हमें कहा करते थे, अपने भाषण में वो बोला करते थे। तो एक बार उन्होंने एक बार क्या, कई बार उन्होंने उल्लेख किया छांदोग्य उपनिषद में आई हुई कथा नारद और सनत कुमार की। सर को याद होगा, क्योंकि बहुधा हम लोग एक साथ कई कार्यक्रमों में रहते हैं जहाँ की प्रोफेसर रामजी सर भी रहते हैं। तो इस धारा में मैं उस संवाद को जरा सा याद करना चाहती हूँ। आपने अगर पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, तो जरूर याद होगा कि सनत कुमार बहुत बड़े विद्वान थे और उनके पास महर्षि नारद जी का नाम विख्यात है। किस अर्थ को, हाँ, तो उन्होंने कहा, सनत कुमार के पास नारद जी गए और आप जानते हैं कि ही वाज द नारद जी वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ देवलोक। तो वो गए और उन्होंने कहा कि सनत कुमार जी, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। अब बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पाऊंगी, अभी टाइम कम है, संक्षेप में मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आपसे शिक्षा लेनी है। सनत कुमार ने कहा, आपको और शिक्षा लेनी है मुझसे, जो खुद ही इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं। तो फिर भी नारद जी जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, शिक्षा ले। तो अंत में सनत कुमार जी को पूछना पड़ा कि अच्छा ये बताइए कि आप पढ़ के क्या क्या आए हैं, कितना पढ़ा आपने, कौन कौन सी डिग्री ली, डॉक्टरल डिग्री ली, पोस्ट डॉक्टरल ली, क्या क्या किया आपने। तो नारद जी ने कहा कि वैसे तो मैं चारों वेद पढ़ लिया हूँ, सारे पुराणों का अध्ययन मैंने कर लिया है, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है, नक्षत्र विज्ञान को जानता हूँ, इतिहास पुराण सब जानता हूँ, सबका अध्ययन मैंने बड़े डीपली किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो सनत कुमार ने कहा, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, अब सब पढ़ा है, सारा कुछ आपने शिक्षा ले लिया है और अब फिर आए हैं मेरे पास कि मुझे शिक्षा दीजिए, ये कैसी बात है। तो नारद जी ने कहा, सर को याद होगा, वो श्लोक याद होगा, मैं श्लोक की चर्चा यहाँ नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो आप लोग ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देना चाहती हूँ कि मुझसे भूलें होंगी, नजरअंदाज कर देना, और उसकी संभावना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सब पढ़ तो लिया है, लेकिन ये सारा कुछ मंत्रवत है, मंत्र मैंने रट लिया, सारा पढ़ लिया, सारा देख लिया, लेकिन जो आत्म विचार है, जो आत्म अनुभूति है, वह मैं नहीं कर पाया हूं। और मैं इसके लिए, उस आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म रूप को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो मैं कहना चाहूंगी कि आज का जो यह आपके सेमिनार का टॉपिक है, होलिस्टिक अप्रोच टू ट्राइबल कल्चर, तो ये ट्राइब्स क्या हैं और ट्राइब्स के लिए अगर वह शब्द व्यवहार में लाया जाए
तो हम कह सकते हैं कि इसके तो कई अर्थ निकलते हैं। आपने अपने ब्रोश्योर में भी डाला है ट्राइब शब्द का अर्थ। तो ट्राइब ये अंग्रेजी शब्द है और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। यहाँ हिंदुस्तान में हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पष्ट है कि हम हिंदी शब्द की बात करेंगे। तो हिंदी शब्द में हमारे पास कई शब्द हैं। जैसे अभी चर्चा भी हुई थी कि हम ट्राइब को वनवासी कहते हैं, वन में निवास करने वाले, ठीक है। आदिम भी कहते हैं, आदिम जाति, जो शुरू से आदिम मानव भी कहते हैं। आदिम जाति, आदिम मानवों से जो समाज बना उसे आदिम जाति हम कहते हैं। जंगलों में रहने वाले जंगली भी कहे जा सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं बनती। गिरिजन भी कहते हैं, और साथ ही हम जंगली भी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, आदिवासी जो प्रारंभ से। तो यहाँ अगर नारद जी की बातों को जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि आज जिस चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं वह चर्चा मानव की है, और मानव की के भौतिक पक्ष को और मानव के मानसिक पक्ष को, यानी अध्यात्म और भौतिकता, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज की यह सभा आपकी उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। पहला काम हमारा होता है अपने आप को जानना, और अपने आप को जानना क्या है? हम मानव हैं, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर और अब तक की जो समस्याएं हैं, जो जुड़ाव है, जो समाज है, जो समस्याएं हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करना। और इसलिए अभी जो निधि मिश्रा जी ने बात कही कि अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि डाइवर्स एस्पेक्ट्स इसके हैं, बहुआयामी है यह विषय। तो जो बहुआयामी है उसको एक साथ इकट्ठे जोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल था, और इसलिए शायद सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज में विषय रखे जाते हैं ताकि हम अलग अलग उसका विवेचन कर सकें। लेकिन मुझे भैया ये भी डर लगता है कि कहीं जैनियों का हाथी वाला हाल ना हो जाए कि हाथी इतना बड़ा जीव होता है और उसको 6 अंधे देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो कोई पीठ छूता है तो कहता है कि दीवार की तरह है, कोई सूंड छूता है तो कहता है कि ये तो पाइप की तरह है, पूंछ छूता है तो कहता है कि रस्सी की तरह है, पांव छूता है तो कहता है खंभे की तरह है। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए यह आवश्यक होता है कि हम एक विषय से एक एस्पेक्ट को सुनकर दूसरे एस्पेक्ट पर स्विच ओवर करें, और यही मेरा उद्देश्य है। मैंने गौर किया कि बातें तो हमारी बहुत सारी हुई। मैंने ये भी कहा कि मैं रांची में बहुत सालों तक रही हूँ, और मेरा संबंध और मेरे दोस्तों में, जिन्हें आप ट्राइबल्स कह रहे हैं, वे आदिवासी भी थे, हमारे साथ पढ़ने वाले। और अभी भी मेरे दोस्तों में वो लोग आते हैं, और नया जनरेशन जो शोधार्थियों का है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का है, उसमें बहुत सारे हमारे पहचान के हैं। पहचान ही नहीं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये दोस्ती क्या है? इस दोस्ती के माध्यम से हम उनके कल्चर को जानने का एक भाव रखते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जैसे सर ने कहा कि उत्साहवर्धक होते हैं, ये उत्सव प्रिय होते हैं, और उत्सव प्रिय होते हैं इसलिए इनका उत्साह बना रहता है। अपरिग्रह की बात हुई, ये परिग्रह नहीं करते हैं, संचित नहीं करते हैं, संचयन नहीं होता है, ये जो सामने रहता है उसी से अपना निर्वाह करते हैं। उसको संजोने की बात अब के समय में अब होने लगी है, वर्तमान में जब हम आते हैं तब। इसलिए सारी समस्याएं दोस्तों
उसी समय से शुरू होती हैं, और तभी हमें आवश्यकता हुई कि हम इस विषय पर सेमिनार करें और बात विचार इस पर प्रारंभ करें। हाँ, यहाँ मैं एक बात और भी कह दूं कि ये सारे वनवासी, ये सारे जो आदिम जंगली लोग, सो कॉल्ड, अब नहीं हम कह सकते हैं सो कॉल्ड, तो तथाकथित जंगली लोग जो कहे जाते थे, क्यों? इसलिए क्यों उनका एक निवास था वन के अंदर, जंगलों के अंदर, और वहां वह रहते थे एक निश्चित भूभाग में, और कहीं प्रसार नहीं था। मैं इस संबंध में एक बात और करूंगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले अंडमान गई हुई थी, अंडमान यात्रा में, और वह कई अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, पूरा पानी ही पानी, और बीच में थोड़ी सी जमीन, और वह भी जंगलों से आच्छादित आपको मिलेगी। वहां निकोबार में भी ये आदिम वनवासी रहते हैं, और एक प्रसिद्ध जाति वहां की है, जो ट्राइब शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूं जोराबा। ये लोग बड़े ही खतरनाक थे। खतरनाक इसलिए कि अपने आप में सिमटे हुए थे, और अपने आप में सिमटने के कारण इनको बाहर का एक्सपोजर नहीं था। धीरे धीरे उन आइलैंड्स पर जाना शुरू हुआ पर्यटकों का। अंग्रेजों ने पहले कब्जा जमाया, अंग्रेजों के बाद अंग्रेज टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने इतने तीर चलाए कि उनको टिकने ही नहीं दिया। जो समुद्र से, जो लोग समुद्र के द्वारा नाव से आना चाहते थे, शिप से आना चाहते थे, पहले ही इतने तीर चलते थे कि वो या तो उनकी लाश पड़ी मिलती थी या वो भाग जाते थे। तो इस तरह उनका एक छत्र वहां पर वो राज्य है। लेकिन इधर हाल के कुछ दिनों से, मैं समझती हूँ कि 10-15 वर्षों से, जो पर्यटक वहां हिम्मत करके जाने लगे। और हाँ, एक बात और हुई कि वहां पर बांग्लादेश के साथ जो लड़ाई हुई थी भारत की, और उसमें आपने जाना कि पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। तो बांग्लादेश से बहुत से शरणार्थी वहां आए भारत में, और उनको पुनर्वासन की एक समस्या उत्पन्न हुई। और सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया कि उन द्वीपों पर जिन्होंने ऑप्ट किया, उनको ले जा करके वहां आवास की व्यवस्था की। और सर, आश्चर्य होगा आपको कि वहां जितने लोग हैं, कम ही जनसंख्या है, लेकिन होटल वाले, अच्छे अच्छे होटल मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे आहार मिलेंगे वहां, आपको ये टैक्सी वाले मिलेंगे। जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन सब की पूर्ति के लिए वहां वही अब भारतीय कहलाने वाले सारे नागरिक हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि इतने खतरनाक लोगों के साथ इनका कैसे ये जुड़ाव हुआ, कैसे इन्हें रहने दे रहे हैं। तो एक चीज और सामने आई कि पर्यटकों के आगमन से जब लोग वहां हो गए और वहां खुल गया कि हाँ भाई, पर्यटन के लिए आप आ सकते हैं, तो कुछ विदेशी पर्यटक आए, और उन्होंने वो जरावा ट्राइब को देखने के लिए जस्ट एक लुक देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और प्रयास क्या किया कि कभी जैसे जंगलों में थोड़ी सी हरकत हुई, वहां जो है एक तरफ बिल्कुल प्लेन बालू है, समुद्र है उसके बाद, और तुरंत ही सारे जंगल शुरू हो जाते हैं। तो जंगलों ये उतर के आते थे किनारे, और उधर से जंगलियों की हरकत दिखाई पड़ती थी। तो ये क्या करते थे कि चिप्स का पैकेट, फल फल तो खैर होता ही है उनको लुभाने का, और जो नई नई चीजें थी, खेलने की चीजें, पहनने की चीजें, वह फेंक देते थे। फेंकने से वो आकर्षित होते थे, और उसको जब और फेंक करके ये छिप जाते थे। छिपने से उन लोगों का लोभ बढ़ता था जराबाज का, और वो क्या है, वो निकलते थे और निकल करके लेने का, उसको ले करके भागते थे। और वही फोटो खींच करके, आपको याद होगा, अगर आप तो सब नई उम्र के हैं, 90 के दशक में ये चर्चा बड़े जोरों से हुई थी सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि इस तरह तो ये लोग दूषित हो जाएंगे, इनका जो अपना कल्चर है वह कल्चर
खत्म हो जाएगा, दूसरे कि ये खतरनाक भी साबित होंगे, तो इसलिए उस पर बैन लगाया गया। और अब जो है दूसरे जो निकोबार द्वीप में जो जंगली है उनको किसी ने आज तक देखा नहीं है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां से लोग निकलते नहीं है। तो ये तो बीच में जरा सा डेविएशन हो गया। और मैं मैडम को पूछ लूं, मैडम कितना समय मुझे देंगे, और कौन कौन वक्ता हैं, कितने वक्ता और हैं, ये बताएं। एक ही हैं, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अगर आपका परमिशन हो तो। मैं जी ठीक है, थैंक यू। तो ये तो बात हुई बड़े जो ये बड़े क्रूर जंगली जाति का। लेकिन इधर जैसे मैंने जैसे आपको कहा, मैं उदयपुर भी गई थी, तो वहां चित्तौड़ जाने पर उन्होंने दिखाया कि ये देखिए मैडम, ये वही चट्टाने हैं और वही जंगल है जहाँ की कोल भील का वास था और जिनकी मदद से महाराणा प्रताप ने विजय पाई थी, जिन्होंने सहायता की थी। तो ये एक सेगमेंट था जो देखने में आया। वहां के आदिवासी आदिजन जो हैं वो बड़े कामों में लगे थे, आर्ट में, चित्रकारी, फिर वो ये कपड़े बनाने के लिए कपड़े में वो जड़ी बूटी छान करके और उसमें डुबो करके वो कपड़े बनाते थे, जिसको कहा गया कि अगर आप ये लेंगे तो ये सुगंधित रहेगा, आपको पूरा अलमारी सुगंधित रहेगा, और अगर आप इसको बनाए हुए कम्बल को अगर ओढ़ लेते हैं तो जितने भी दर्द हैं आपके वो सारे खत्म हो जाएंगे। व्हाटएवर, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन मैंने ये बात गौर की कि वो जंगली केवल जंगली नहीं है, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, और वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो व्यवसाय में लगे हुए हैं। और मैं आपको ये सूचना दूं कि मैंने जो आज कपड़े धारण किए हुए हैं ये भी रांची झारखंड राज्य के आदिवासियों के द्वारा बनाया गया हुआ है। तो मुझे लगा कि आज बड़ा अच्छा दिन होगा, तो इसलिए मैंने इसको धारण किया कि मैं इसका उल्लेख करते हुए कम से कम उनके प्रति एक अपना धन्यवाद ज्ञापित कर पाऊंगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं थोड़ा स्विच ओवर कर रही हूँ। आपने कहा था कि इस सेमिनार के जरिए हम आदिवासियों के बहुत सारे छुए अनछुए पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। कुछ तो हमारे सामने रहते हैं, कुछ जिन्हें हमने देखा नहीं है, जो उजागर नहीं हुए हैं। तो मैंने नोट किया कि इसमें आदिम जाति के वे कहे जाते हैं, यानी आदि मनुष्य हैं। तो आदि मनुष्य का जो समाज रहा होगा, उस समाज में आगे आकर उन्होंने क्या किया। द्रविड़ हम लोग पढ़ते हैं, द्रविड़ जाति ये भी आदिवासी जाति ही है। आदि का मतलब प्रारंभ से, जो मानव प्रारंभ से उस भूभाग में रह रहा हो, एक सर्टेन निश्चित भूभाग में रह रहा हो। इन आदिवासियों को राज्य की कोई कल्पना नहीं थी कि मेरा राज्य है और ये मेरा ही है, बल्कि उनके समाज में जो स्नेह था वह स्नेह सबके लिए सीखने योग्य होता है। इसके साथ ही मैं दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहूँ, सर शायद जाना चाहते हैं। सर आप जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगी नहीं। जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं एक बात और आपसे ये शेयर करना चाह रही थी। आपने जो सेगमेंट्स बनाए थे, जो सब थीम बनाए थे, उसमें एक था फ्रीडम फाइटर वाला, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया। तो मैं अब अपनी बातें थोड़ी सी उसी विषय पर रखना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी आपको बोर करना बंद कर दूंगी। क्योंकि होता है, उबाऊ हो जाता है भाषण, केवल भाषण हो तो वह उबाऊ हो जाता है, इसलिए उसको कम करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, जन्म शती दिवस के अवसर पर आपने यह सेमिनार उन्हें समर्पित किया है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और शायद इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ जानूं,
उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जमीन की, अपने देश की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने फाइट किया, जिन्होंने संग्राम किया, तो बिरसा मुंडा उनमें से एक हैं। लेकिन थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ये बिरसा मुंडा का जो जन्म है वह 1875 में हुआ। और जहां तक अपनी बात करें तो हमारा ज्ञान यही कहता है कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हुआ वह था 1854 था ना सर, 57 की लड़ाई, जी 57 था। तो 1875 में ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर, और ये 1895 में सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। और अंग्रेजों के प्रति इसलिए कि ये तो वनवासी थे, वन में रहने वाले, इनको किसी राज्य की सत्ता से या और किसी चीज से मतलब नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, इन पर टैक्स लगाना शुरू किया, इनके वनों में हस्तक्षेप करने लगे, इनके रहन सहन में हस्तक्षेप करने लगे। तो मुंडा विद्रोह के नाम से वह प्रचलित हुआ, इनका विद्रोह। ये एक समाज सुधारक भी थे। 1900 ईस्वी में आदिवासी लोगों को संगठित करने का इन्होंने पहला प्रयास किया। इन्हें आदिवासी जी सर, लेकिन शिकायत रह गई। दर्ज है सर कंप्लेन। तो हम लोग बात कर रहे थे बिरसा मुंडा की, और बिरसा मुंडा को आदिवासी जन जो हैं वह अपना भगवान मानते हैं, और उनके नाम के साथ ये प्रीफिक्स लगाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा। तो इन्होंने जो विद्रोह किया वह एक नारे के साथ, नारा स्लोगन स्लोगन था इनका, अबुआ दिसुम अबुआ राज। अबुआ दिसुम अबुआ राज मतलब कि रानी का शासन खत्म करो। रानी मतलब ब्रिटिशर्स के लिए जो विक्टोरिया का शासन था, उस रानी को उन्होंने इंगित किया, अपना शासन स्थापित करो। अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा साम्राज्य स्थापित हो। इसलिए उन्होंने महाविद्रोह, उस विद्रोह को महाविद्रोह की संज्ञा दी गई और उसे कहा गया उल गुलाल। खैर जो भी था, बिरसा मुंडा को हम लोग कह सकते हैं कि ये ये ऐसे वीर थे जिनका सम्मान आदिवासी समाज आज भी करता है अपने भगवान के रूप में। ये पहले विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। ये तो 1800 1900 की बात हुई। हम इसके पूर्व अगर चले जाते हैं तो एक नाम अभी बहुत अखबार में भी आ रहा था, ये क्या नाम है उनका, फुरकन लोचित बरफुकान। लोचित बरफुकान ये शब्द अभी बहुत प्रचलित हो रहा था, टीवी में भी आ रहा था और ये न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था। लोचित बरफुकान, और ये जो हुए वो 16वीं शताब्दी में हुए। 1671 में इन्होंने बैटल लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, और वह भी लड़ा था
मुगलों के खिलाफ। तो अंग्रेजों से पहले मुगल आए थे, तो मुगलों के खिलाफ खड़े होने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनको लोचित बरफुकान नाम से जाना जाता है। और इनका भी आदिम समाज में, जनजातियों में बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा सम्मान है। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी, ये चूंकि आसाम से थे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के तीर पर इन्होंने गुवाहाटी में वह लड़ाई की थी। ये अहोम जनजाति से संबंध रखते थे और गुरिल्ला वार में ये पारंगत थे। इन्होंने मुक्ति दिलाई, मुगलों को अकेले ही मार भगाया, क्योंकि इनकी सेना कम थी, इनके जो राजा थे सेना कम थी, वो डर करके भाग खड़ी हुई। लेकिन इन्होंने घोषित किया कि नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा, और मुगलों को मार भगाया इन्होंने। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले हमारे लोचित बरफुकान ही थे। लोचित बरफुकान के नाम से एक विशेष बात मैं आपको आज बताऊं, सब जरा ध्यान देंगे, कि इनके नाम से नेशनल डिफेंस अकादमी जो भारत सरकार की है, जिससे तैयार होते हैं हमारे वीर सपूत, वीर सिपाही, वीर ये डिफेंस ऑफिसर्स, उस अकादमी के जो बेस्ट कैडेट होते हैं, बेस्ट कैडेट का जो अवार्ड दिया जाता है वह लोचित बरफुकान के नाम से दिया जाता है। तो ये जनजाति है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन देखिए कि हम आज भी इन्हें याद कर रहे हैं। एक और नाम मैं लेना चाहूंगी बिरसा मुंडा और लोचित बरफुकान के साथ, वह है अल्बर्ट एक्का। रांची में जो परिचित होंगे, सब जानते होंगे अल्बर्ट एक्का चौक कितना उनके नाम पर कितना प्रसिद्ध है। और इनकी जो लड़ाई हुई थी वह 19वीं 20वीं शताब्दी में आकर के, ये आधुनिक युग के थे। और यहाँ पर अल्बर्ट एक्का ने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ते हुए मारे गए थे 1971 में, और इसलिए इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। तो ये है हिस्ट्री हमारी वनवासियों की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया और जिनकी वजह से आज भी जंगल बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अंतिम बात ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के बावजूद एक समृद्ध परंपरा तो रही है वनवासियों की, लेकिन इन सब के बावजूद आज काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इसलिए समस्याओं के लिए, इन्हीं पर विचार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में है। तो भारतीय जनजातियों की स्थिति, इस विषय पर एक गोष्ठी करवाई गई थी, और उस गोष्ठी में जो मंथन हुआ, उस मंथन से जो निष्कर्ष निकले वह 7 निष्कर्ष थे, जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी। पहला था आदिवासियों का पृथक निवास। ये जो सेक्लूडेड हैं, हम जो कहते हैं कि ये जंगल में रहने वाले हैं, और अभी जैसे मैंने जरावा जातियों की ये का उल्लेख किया, तो समस्याएं वहां से उत्पन्न होती हैं। चूंकि पृथक निवास है, ये अलग है अन्य लोगों से, समाज के अन्य भूभाग से और अन्य जातियों से इन्हें अलग रखा गया है, ये अलग रहे भी हैं। तो इसलिए ये एक समस्या आज बनती जा रही है, जिसका आगे मैं जिक्र करूंगी। इसलिए इन्होंने कहा कि वन राजनीतिक चेतना के कारण, कुछ राजनीतिक चेतना भी, जैसे अभी नक्सलाइट ग्रुप की चर्चा हुई थी, तो उसके बारे में भी मैं वही बेस यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि राजनीतिक चेतना के कारण स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नमेंट की जो ये मांग शुरू हुई है, ये भी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। और इस पर विचार करना, ये गोष्ठी, इस गोष्ठी के विचारकों ने समझा कि इस विषय पर भी विचार करना बहुत
आवश्यक है। तीसरा था वन नीति पर पुनर्विचार किया जाए। वन संबंधी जो नीतियां हैं हमारी, किस वे नीतियां जो संविधान में के आधार पर दी गई हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को उजागर किया जाए और उन पर पुनर्विचार किया जाए, तभी इनकी स्थिति कुछ सुधार होगा और आपस की बातचीत होगी। इसके बाद एक और समस्या आती है विस्थापन की और फिर पुनर्वास की। आपने देखा होगा कि रांची, झारखंड और ये और भी भूभाग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां, आसाम, इन सभी प्रदेशों में, आंध्रा, इन सभी प्रदेशों में बहुत सारे नए नए नई सड़कें बन रही हैं, उसकी आवश्यकता है। नए भूभाग पर नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके लिए वन काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, तो इनका जो निवास है वह प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए इनका विस्थापन, ये विस्थापित हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं और तब इन्हें दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं और इसी वजह से विस्थापन एवं पुनर्वास पर भी विचार करना आवश्यक है सरकार के लिए। नई अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा इन वनवासियों के लिए, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था तो सारी जंगलों पर आधारित थी, इनके निवास पर आधारित थी, वहीं से इनका सारा कुछ भोजन आ जाता था। वस्त्र पहले ये पहनते ही नहीं थे, जब वस्त्रों की जरूरत हुई तो खुद ही उसे बनाना शुरू कर दिया। तो फिर अन्न कम होने लगे, इनकी जमीनें हथिया ली जाती थी, उस पर बाहर के लोगों का कब्जा होने लगा, तो इससे समस्याएं उत्पन्न हुई और यह विस्थापन और पुनर्वास पर विचार करने के लिए इस गोष्ठी में कहा गया। नई अर्थव्यवस्था पर भी विचार करना था और यह भी कहा गया कि संविधान में जनजातियों के लिए जो विशेष सुविधाएं हैं उन पर भी पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि उन सुविधाओं को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक हो गया। और इसके साथ ही एक और निर्णय लिया गया कि विभिन्न जनजातियों का एकीकरण किया जाए और उन्हें राष्ट्र धारा में, मूल जो हमारी मेन जो नेशनल स्ट्रीम है उसमें जोड़ने का प्रयत्न किया जाए। तो इन सारे बिंदुओं पर आज विचार करने की जरूरत है, राष्ट्र को इसकी जरूरत है। आप जब इसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको भी जरूरत है। इसलिए इस सेमिनार की के आयोजन के लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आपको याद होगा कि अभी आपके यूपी में ही राष्ट्रीय ये एकलव्य स्कूल्स की स्थापना हुई है और ये जनजातियों के लिए भी है और नाम दिया गया है एकलव्य। एकलव्य क्यों? एकलव्य भी एक जंगली ट्राइब और उसने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली कि वह द्रोणाचार्य के शिष्यों के बराबर हो गया, बल्कि उनसे ज्यादा सीख गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज के दिनों में हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस को, जो जंगली जातियों ने, जो आदिम जातियों ने, जो ट्राइबल्स ने हमें दिया है, उस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे आ रहे हैं। मैंने कहा कि धर्म में भी परिवर्तन हो रहे हैं। मेनली इस पर चर्चा तो होगी ही, आप लोग करेंगे ही, लेकिन मैं एक लाइन यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि इनका धर्म आदिम धर्म कहा जाता था और मनाइज्म, टैबुइज्म, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे भूत प्रेत, ओझा और एक अलौकिक शक्ति पर विचार करना, किसी गणेश और या महादेव की बात नहीं होती थी या पार्वती की बात नहीं होती थी। एक अदृश्य शक्ति को ये अपना भगवान मानते थे। तो वह अदृश्य शक्ति क्या थी? वह वन की शक्ति थी, जंगलों की शक्ति थी, वे प्रकृति के बीच में थे और इसलिए दार्शनिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वे प्योर नेचुरलिस्टिक थे।
पूरी तरह से वे विशुद्ध रूप से वे प्रकृतिवाद को अपनाते हैं। तो उनका ये प्रकृतिवाद बना रहे, उससे हमें भी फायदा मिले और उनका भी उत्थान हो, इस विषय पर अभी मैंने हर्षा मेहता जी का सुना और निखिलानंद स्वामी का सुना, सुबोध मिश्रा का सुना, और मुझे लगा कि हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। तो मैं इसी के साथ आप सबों से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुतों को बहुत नींद आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक है भोजन लेने के बाद, पेट भर जाने के बाद निद्रा ही आती है। तो अगर मैं ये लोरी सुनाती रहूं ट्राइबल कल्चर की, तो हो सकता है कि आप सो जाएं, लेकिन नहीं, आप जगे रहिए, चेतना आवश्यक है। और इसके लिए मैं अपनी अंतिम बात आपसे जो शेयर कर रही हूँ वह ये है कि भैया हम सभी आत्मवत एक ही हैं। अभी समग्र दृष्टिकोण की बात की जा रही थी, तो मैं जाते जाते थोड़ा हल्का दिमाग करके जाना चाहती हूँ कि एक जंगली व्यक्ति था, जैसे मैंने कहा सुनाया आपको कि निकोबार में दौड़ करके लोग आते थे, आदिवासी लोग, और उठा के सामान ले जाते थे। तो छिप कर एक बार वो निकले और कहीं से एक शीशा टूटा हुआ उन्हें मिल गया। जो परिवार का मुखिया था वह आखेट के लिए निकला और एक शीशे का टुकड़ा उसे मिल गया। उसने उलट पलट कर देखा, जानता तो था नहीं कि ये है क्या, क्योंकि बाहरी दुनिया से तो उसका संपर्क था नहीं। तो उसने उलट पलट कर देखा, उसमें उसको छवि दिखाई पड़ी, अपनी छवि दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा, अरे ये कौन काला कलूटा, ये अच्छा, यही वो राक्षस है जो हम लोगों को तंग करता है, यही वह बुरी शक्ति है, इसमें दिख गई। देखो तो मैं कितना बड़ा एक्सप्लोरर हूँ, मैंने ये खोज लिया कि कौन हम लोगों को तंग करता है, यही है वो घर गया और उसे छिपा कर रख दिया, उस आईने टुकड़े को। दूसरे दिन जब वह चला गया तो उसकी वाइफ जो थी, पत्नी, वह इधर उधर झाड़ पोछ करते हुए उसे वो शीशे का टुकड़ा मिला, उसने उठाया और देखा अपने को, ओहो, इसमें तो एक स्त्री की छवि है। अरे यही मुझौसी है, यही है जिसके पास मेरा आदमी रोज भाग जाता है, चला जाता है वो जंगल। उसने ये बनाया। तीसरे दिन उसके पुत्र को हाथ लग गया और पुत्र ने देखा, कहा कि अरे ये इतना हैंडसम, ये कौन है ये, अरे ये इतना जवान सुगठित शरीर वाला व्यक्ति, ओहो, अच्छा, इसी को देवता मानना चाहिए। ठीक है, पुत्री आई, पुत्रवधू आई, सबने अपने अपने हिसाब से उस आईने में, उस शीशे के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये उन्हीं का प्रतिबिंब है, ये समझ नहीं आया। तो यही चीज आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे वनवासी भाइयों के साथ हो रहे हैं, और उन्होंने अब समझना शुरू कर दिया है, देखना शुरू कर दिया है कि आखिर वो है क्या। ये किस्सा आपके जो शुरू में मैंने प्रसंग नारद का और सनत कुमार का सुनाया, उससे भी जुड़ा हुआ है, और यह वेदांत की धारणा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि आत्मा एक ही है, उसे हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो ट्राइबल कल्चर की का ये दार्शनिक संदेश, और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ दोस्तों। अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम एक धागा है, अकेले हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर है। अगर उसको मिला करके बुनते हैं तो चादर के समान है। उसी तरह अकेले हम तो कागज हैं, ये कागज, अकेले हम कागज हैं, लेकिन मिल जाए तो किताब है, जो आपने आज विमोचन भी किया किताब के रूप में। तो जीवन का आनंद यही है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हम अनेक नहीं हैं, अनेक आत्माएं अलग अलग नहीं हैं, हम एक धागे से जुड़े हुए हैं। और यही हम अपने वनवासी
भाइयों बहनों के लिए भी संदेश देते हैं कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारी हैं, हम मिलजुल कर उससे सुलझाएंगे, सभी आनंदित रहें, सुखी रहें, आपका जो हैप्पीनेस है वह हमें मिले और हमारी जो कुछ चीजें हैं वह आपको मिले। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, इतने अच्छे वक्तव्य के लिए तथा इतनी कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए। अब इसके बाद हमारे विनीता, आप इनका एक पेपर प्रेजेंटेशन है मैम, तो आप आ जाइए। और इसके अलावा कुछ लोगों के नाम जो थे वो छूट गए हैं, तो अगर कोई ऐसा है जो आज प्रेजेंट करना चाहता है, जिनके नाम छूटे जो शेड्यूल्ड नहीं है, तो वो अपना नाम बता दे, तो उसका आज करा दिया जाएगा। ठीक है, विनीता जी आ जाइए। यहाँ पर बैठे सभी गुरुजनों, शोधार्थियों और स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जोहार। जोहार सबों को। अभी कुछ देर पहले एक चर्चा हुई थी एक शब्द का, जो सेक्स के नाम से और सेक्स के शब्द से चर्चा हुई थी। और ये आदिवासी समाज में जो सेक्स की बातें हुई थी, वो एक जगह है धुमकुड़िया, और उस धुमकुड़िया में सेक्स की बातें तो मतलब होती थी या नहीं होती थी, हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जो हम लोगों ने देखा और जो हम लोगों ने सुना, वहाँ अभी भी केवल वहाँ जो भी गांव की जो भी समस्या होती है, जो भी वहाँ गांव का कुछ भी बात होता है, निर्णय लिया जाता है, तो वही एक धुमकुड़िया जगह है जहां पर सभी चीजों का निर्णय लिया जाता है, ना कि सेक्स की बातें की जाती है। अगर कुछ बातें आती है तो सेक्स के संबंध में भी थोड़ा बहुत चर्चा तो हर जगह हो ही जाता है, लेकिन तुमकुड़िया को हम लोग जैसे आदिवासी लोग हैं, वो लोग बहुत पवित्र जगह मानते हैं। तो वहां पे अभी भी जो भी कानून और जो चर्चा होती है, वो सब तुमकुड़िया में ही होती है। और एक बात है, अभी सभी हम लोगों ने सुना इतिहास में, और एक छूट गया है सिमगी दई और कैली दई के विषय में। तो वो सिमगी दई और कैली दई जो थे, वो रोहतासगढ़ की राजकुमारी थी, और वे मुगल साम्राज्य से उन्होंने लड़ाई किया और अपने राज्य को बचाई थी। और उसके बाद आते हैं वीर बुद्धू भगत, उनका भी हिस्ट्री से लगभग हट चुका है उनका नाम। तो वो भी ऐसे महानायक थे जो अपने दो धारी तलवार से अपने गले को काट दिया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो नहीं झुके थे। तो मैं इतना ही कहकर अंत करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर विनीता कुमारी जी। अब इसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि किसी का है, तो मैं अर्चना मैडम को, अगर कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो कोई बात नहीं। प्रतिभा आप करेंगे क्या? तो कोई बात नहीं, जिसका शेड्यूल है कल जैसे है अपने टाइम स्लॉट पे ही होगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अर्चना सिंह मैडम को कि वो आए और अपना अध्यक्ष उत्तर। सभागार में उपस्थित पूनम सिंह मैडम, हमारे सभी साथीगण और इस राष्ट्रीय सेमिनार में भागीदारी करने वाले सारे प्रतिभागी लोग,
मैं अपने आप को इस योग्य तो नहीं समझती कि मैं पूनम मैडम इतनी बड़ी फिलोसोफर हैं और मेरा फिलोसफी से बहुत दूर, बहुत छोटा सा रिश्ता है, क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, तो फिलोसफी मैंने कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो कि एक जन सामान्य के लिए है, मैं मैडम के भाषण से उन बातों को आपके सामने ब्रीफ रूप में रखना चाहूंगी। कि जैसा कि मैडम ने सनत कुमार और नारद जी की बात कही थी कि वो एक पत्रकार थे, तो मुझे लगता है कि शायद नारद जी आज के जमाने में कहें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। इंफॉर्मेशन छोटी रिसीव करते थे और ब्रॉडकास्ट बहुत दूर दूर तक करते थे अपने टाइम में। दूसरा, हम लोग जनजाति या आदिवासी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा बहुत अनुभव तो नहीं है, मैंने उस एस्पेक्ट में बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि एक अलग समुदाय में, एक अलग समाज में, एक अलग स्थान पे रहने की वजह से, उनके अब अलग अपने नियम होने की वजह से, शायद वो जो मेन धारा में जो एक जन सामान्य के साथ जितना उन्हें जुड़ना चाहिए था, वो उतना जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक। हालांकि गवर्नमेंट या जो हमारे भारत सरकार है, बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारे दिशाओं में उनके आगे आने के लिए, उनकी चीजों के लिए, उनके इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, फिजिकल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बट कुछ ना कुछ सतही स्तर पर मुझे लगता है कि वो अभी भी काफी नहीं है। बहुत सारी चीजें होने की जरूरत है, आवश्यकता है। मैडम ने स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे आदिवासी भाई जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जनरली हम गांधी जी और भगत और तिलक इन्हीं की बात करते हैं। शायद ये लोग आदिवासी या जनजाति होने की वजह से अनटच्ड तो नहीं कहेंगे, बिकॉज अनटच्ड होते तो शायद मैडम तक भी नहीं पहुंचते। कम टच्ड हैं, कम छुए गए, उनके कंट्रीब्यूशन को कम प्रचारित किया गया, या कह लीजिए कि सामान्य जनता के सामने वो कम आ पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत पता नहीं है। तो ये आवश्यकता है कि इतिहास में उन्हें फिर से वापस जोड़ा जाए, बताया जाए, उसकी रीराइटिंग हो, और उनको भी बाकी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ उनको बराबरी का दर्जा, या कह सकें कि उनके योगदान को भी मेन धारा में प्रचारित प्रसारित किया जाए। एक जो मैडम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला की संगोष्ठी का जो निष्कर्ष बताया, वो मुझे लगता है कि शायद आदिवासी या जनजाति या वनवासियों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनका एक पृथक निवास भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में शायद कम जुड़ पाए। हालांकि आज वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा जुड़ पाए हैं, वो हमारे बीच में है, आप सब आए हैं, इस बात पे डिस्कशन हो रहा है। ये भी एक प्रूफ है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। जिसमें स्वायत्त शासन की बात की मैडम ने, नक्सलाइट की, मैं इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं भी बिहार से हूँ, और बिहार में स्पेशली ये नक्सलाइट गया और ये जो एरियाज हैं उधर इनका बड़ा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, या कह लीजिए डरावना प्रकोप है। बिकॉज नक्सलाइट के नाम से ही लोग वहां के बहुत डर जाते हैं, और समहाउ इस वजह से भी वो मेन धारा में उधर जुड़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनकी जो मांगे हैं वो सरकार मानने को तैयार नहीं है, या आप कह लीजिए कि जो मांगे हैं वो बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में जेन्युइन नहीं है कि एक देश के अंदर फिर एक दूसरा शासन हो, दूसरा नियम हो, दूसरे कानून हो। इस वजह से भी तो उस चीज पे भी एक ध्यान आकर्षण करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि शायद उतने शिक्षित वो नहीं हो पाए, या शिक्षा का लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल तक उधर नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये नक्सलाइट वगैरह प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये कुछ दिनों में दूर ही हो जाएगा। बहुत कम हो गया है, जब हम लोग छोटे थे तो ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी बहुत नॉमिनल रह गया है। कुछ जगहों में साल भर 2 साल में सुनने को मिलता है कि नक्सलाइट अटैक हो गया और ये हो गया। ये भी कंफर्म नहीं है कि वो अटैक माने जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है, या सामान्य लोग भी हैं, या जो नॉन जनजाति हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। बट एक वो है,
तो उनके भी जैसे विस्थापन और पुनर्वास की बात है, मेन धारा में जुड़ने के लिए उनका विस्थापन और पुनर्वास, स्पेशली विस्थापन तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, आप रांची को देखेंगे तो एकदम नया रांची हो गया है, जैसा नहीं था पहले। छत्तीसगढ़ है, आपके मध्य प्रदेश के जो बहुत सारे एरियाज हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं उनके जो अपने रूटीन है उसमें दिक्कतें तो आई हैं, हम लोगों ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन वो हस्तक्षेप मुझे लगता है कुछ सम एक्सट्रीम उनके जो अपने नेचर पे निर्भरता थी उसको डिस्टर्ब की है, डिस्ट्रॉय की है। बट जो मेन धारा में लाने की बात थी उससे वो मेन धारा से जुड़ भी पाए हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो डेवलपमेंट थी वो एकदम खराब थी या उनको डिस्टर्ब किया, उनको मेन धारा से जोड़ भी पाए हैं। इसके अलावा जो मैडम ने सुझाव दिया कि संविधान में दिए गए अधिकारों का कितना प्रयोग हो पा रहा है उनके द्वारा, कितना गवर्नमेंट उन पे इम्प्लीमेंट कर पा रही है, और जो उनको मेन धारा में जोड़ने की बात है वो उनके अधिकार कितने धरातल पे उपयोग में हो पा रहे हैं, क्या वो उसका सही में लाभ ले पा रहे हैं, क्या उनमें जितने भी जनजाति हैं सब तक उनके अधिकार पहुंच पा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड किया है उनके विकास के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे लगता है शायद अभी ग्रास रूट लेवल पे उतना नहीं पहुंचा है। जो लोग शिक्षित हो गए हैं वो शायद मेन धारा में आ गए हैं, बट अभी बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको शिक्षित करने की जरूरत है। लास्ट में जो मैडम ने ये बात कही कि वो दार्शनिक दृष्टि से प्राकृतिक हैं, वो हर दृष्टि से प्राकृतिक हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा नेचर के पास हैं, उनकी सारी जरूरतें नेचर से ही उत्पन्न होती हैं और नेचर ही उसे पूरा कर देता है। इसीलिए आप देखिए उनके जो सामान, उनके घर, उनके इक्विपमेंट्स, उनके डेली लिविंग की चीजें, उनका खान पान सब कुछ नेचर बेस्ड है। तो प्राकृतिक होने की वजह से शायद मैं फिजिकल एजुकेशन के टर्म में बात करूं तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज मजबूत हैं, वो ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट हैं, बिकॉज उन्हें अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है। वो डेडिकेटेड हैं, वो रिजिड हैं, वो हार्ड वर्कर हैं, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत हार्ड है। उधर रहना, ये जो हमारे नेचुरल चीजें जो साधन हमें प्रोवाइड हो रहा है, हमें जो मिल रहा है, बहुत सारे जगहों पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं है, मतलब ये जो मॉडर्न तरीके हैं हमारे टॉयलेट वगैरह के, वो फैसिलिटीज नहीं है। तो उनका जो रहन सहन है वो कठिन तो है ही, तो इसलिए वो सच में वो प्राकृतिक हैं, बिकॉज उन्होंने प्रकृति को बहुत संजोया भी है, सहेजा भी है, और उसका इस्तेमाल भी बहुत प्रॉपर वे में वो करते हैं। तो प्राकृतिक है मैडम। और लास्ट में मैंने जो एक चीज, थोड़ा सा मैं अपने स्पोर्ट्स को भी जोड़ दूं इससे। बहुत सारे स्पोर्ट्स में, मैं जनरल एस्पेक्ट में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो जनजाति हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान स्टार्ट किए हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल आ रहा है। खेलो इंडिया का नाम आपने सुना होगा। खेलो इंडिया का पहला ही ये जो पर्पस है कि ये उन जगहों पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जहाँ पे ट्राइबल का पॉपुलेशन ज्यादा है, लाइक नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे आपके उड़ीसा में, बिहार में, इन जगहों पे ऑर्गेनाइज करने का पर्पस है कि उनमें चूंकि स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो गेम्स में रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इससे उनमें जो टैलेंट है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, वो गेम्स के थ्रू अपने स्पोर्ट्स में करियर को ढूंढे, वो एकेडमिक से जुड़ पाए, वो एजुकेशन से जुड़ पाए, वो स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाए, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस इंप्रूव हो, और उनकी जो क्वालिटीज हैं उससे देश इंप्रूव हो। आपने बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, मैरी कॉम का नाम सुना है, ये सब जनजातीय की कैटेगरी में आते हैं। कितना देश का नाम हुआ मैरी कॉम की वजह से। बाईचुंग भूटिया हैं, और भी बहुत सारे ट्राइबल एथलीट्स हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो तो खैर है ही, लेकिन गेम्स में उनके जो मैडम ने अभी क्या लिया था,
हाँ, एक का हॉकी में थे। हॉकी में तो झारखंड का वर्चस्व है। अगर आप देखेंगे तो हॉकी टीम में सबसे ज्यादा झारखंड के ट्राइबल प्लेयर्स हैं। मैडम ने इनका आर्चर का नाम लिया था, एकलव्य। क्या एकलव्य स्कूल की बात की थी। ये प्राइमरी लेवल पे और मिडिल स्कूल लेवल पे आर्चरी के लिए ये एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है, जिनमें आर्चरी के साइज सेंटर के थ्रू, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर्स के थ्रू स्पेसिफिक कोचिंग स्कीम चलाई जा रही है, सो दैट ये जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं वो बिकॉज उनके हेरिडिटी में है, उनके प्रैक्टिस में है तीरंदाजी। आप जानते हैं उनका मेन जो वेपन है वो तीर है, और अगर उसी को आर्चरी में कंपटीशन में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो बाकियों के कंपैरेटिवली बेटर करेंगे। तो ये एकलव्य स्कूल्स उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। वहां पे आर्चरी के ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं साई के द्वारा, ताकि उनको बेसिक लेवल से ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, अलग अलग सेंटर्स पे गुवाहाटी में स्पेशल ये फिजिकल एजुकेशन के यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो कि LNIP ग्वालियर से जोड़ा गया है। और वहां पे जितने भी ये इंडिजिनस एक्टिविटीज हैं, जैसे भाला फेंकना है जिसको आजकल जेवलिन कहते हैं, शॉर्ट पुट है, आर्चरी है, आपका रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, इन सब के ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, ताकि वहां का जो जनजातीय ग्रुप है, वहां का जो समुदाय है, वो उससे लाभान्वित होकर मेन स्ट्रीम में आ सके। और गवर्नमेंट का जो पर्पस है कि वो भारत में अपना जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके, जो जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी क्वालिटीज हैं, उनसे हम देश को लाभान्वित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ आई पटना से और हम सबके बीच में आपने अपने अनुभव शेयर किए। थैंक यू सो मच। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सुबोध को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। इस नेशनल सेमिनार होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्राइब्स पर जो सेमिनार हो रहे थे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ जी को के प्रति अहोभाव व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ महामना मालवीय जी के प्रति अहोभाव व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर सम्मिलित हो पाए। सभी उसके बाद सबसे बड़ी अभी दिलचस्प बात मुझे ये तथ्य सामने आई कि यहाँ पर अभी जटाशंकर सर, जो कि हम लोग उनको दर्शन शास्त्र के पितामह के रूप में जानते हैं, उनका सम्मानित करते हैं, और जो कि वो अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ बिहार दर्शन परिषद के अध्यक्षा श्रीमती प्रोफेसर पूनम सिंह मैम, तो दोनों दर्शन परिषद के अध्यक्ष लोग यहाँ पे थे। उनके उनके सानिध्य में, उनके मौजूदगी में, उनके साक्ष्य में यह सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे थे। साथ ही साथ बनारस, इलाहाबाद और पटना, तीनों चीज में कॉमन जो है वो गंगा नदी है, और ये जो स्थान था, यहाँ पे तीनों लोगों का समागम था। साथ ही साथ कहने को जटाशंकर सर के रूप में, मैम के रूप में, और बनारस तो है ही। साथ ही साथ दूर दराज के लोग जो भी यहाँ पे आए इस ट्राइब्स के रूप में। पहली बात तो ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें जो प्रत्यक्ष रूप में इस जनजाति से आते हैं, वो जब अपनी बात कहेंगे तो एक अलग मतलब सामने आएगी, और जो इस जनजाति में नहीं रह रहे हैं वो भी अगर इसकी बात कह रहे हैं तो उनका पैटर्न कुछ अलग होगा। लेकिन संवेदनशीलता के स्तर पे, चूंकि सभी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उस स्तर पे भी यह जरूरी नहीं कि उस जनजाति में रहकर ही हम उसको बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। लेकिन जीना और पढ़ना, एकेडमिक्स दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन बहुत संभव है कि हम उसको जान पाएंगे। तो इस मैंने मैम को बिहार दर्शन परिषद में भी सुना था पहली बार, आज दूसरी बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैम के जो साहसता, सरलता, सौम्यता के साथ जो तथ्य परक
रूप में बहुत शालीनता के ढंग से एक एकेडमिक से इतनी आहिस्ते आहिस्ते अपनी बातों को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करता है। मैम ने उसी ढंग में आज फिर से अपनी बात कही। साथ ही साथ एक मैम ने वो बहुत संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात कही जो उस पृष्ठभूमि से भी आती हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ कन्वीनर, को कन्वीनर सभी का, मैम ज्योत्सना मैम, जय सिंह सर और विवेक पांडे सर, और साथ ही साथ सभी अनुज मित्र, अग्रज मित्र और विनीता मैम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ कंचन गुप्ता मैम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इसके साथ साथ अर्चना मैम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और हम लोग की बहुत प्यारी उर्वशी मैम को प्रति भी मैं अभाव व्यक्त करता हूँ। तो साथ ही साथ अग्रज, अनुज, समकक्षीय सभी मित्रों के प्रति मैं अभाव व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि पूरा सेमिनार एक परस्पराश्रित होता है, परस्परापेक्षित होता है, हम एक दूसरे के बिना सेमिनार की कोई औचित्य नहीं। तो जैसे मैम ने भी कहा कि हम कुर्सी को सुनाने आए हैं, ऐसा कुछ जो भी है, तो ये बात सही भी है। और मैं कैमरामैन और मैं अपने अनुज मित्र जिन्होंने टेक्निकल में काफी सहयोग प्रदान किया, मैं उन सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबका धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि ट्राइबल कल्चर पर बेस्ड एक सांस्कृतिक समारोह होना आयोजित है, जिसका टाइमिंग 5 बजे से है और उसी के आसपास, उसी के शुरुआत में ही जलपान की व्यवस्था की गई है। तो इसी के साथ मिलते हैं 5 बजे। असल में हमें उम्मीद था कि 5 बजे तक एक सेशन चलेगा। बहुत से वक्ता आज आए नहीं हैं, इसीलिए चाय के लिए हमने 5 बजे कहा था, 4:45 या 4:30, तो हम लोग शायद 3 ही बजे खाली हो गए हैं। तो 4 बजने बाद, तो आधा घंटा आपको थोड़ा सा वेट करके फिर हम चाय पिलाएंगे। तब तक आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैम लोग हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। एक हाँ, जोशना मैडम से भी कोई बात करना चाहें तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऑनलाइन कुछ शब्द कहें। बिल्कुल जय, बिल्कुल तैयार है, हम बिस्तर पर लेटे हैं, भूख लगी है। आप भी और बोलिए कुछ शब्द। जिसको भी अगर कुछ बात करनी है तो बिल्कुल रेडी है। हाँ ज्योत्सना मैम, मुझे आपसे बात करनी है। जी पूनम दी नमस्ते। हम नमस्ते। क्षमा चाहते हैं, आपने सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं फिजिकली उपस्थित ना हो पाने के लिए। को मैं धन्यवाद दे रही हूँ जी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। और जानती हैं, मैं सिर्फ आपके बुलाने पर मैं यहाँ आ गई और डॉक्टर साहब ने, मेरे पति ने